बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खबर रोज आ रही है। पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। ब्रिटेन के सांसद भी हिंदुओं पर हमले से परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानंद तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो सभी खबरें दिखाता हूं 8 से 9 जो आपको देखना जानना जरूरी है। तो और सबसे पहले क्या करता हूं मैं? सबसे पहले आपको खबरों की फहरिस्त दिखाता हूं, लिस्ट दिखाता हूं कि आज कौन कौन सी खबर आप 8 से 9 देखने वाले हैं। तो आज भी शुरुआत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीर से करें। कल खबर दिखाई थी पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया है और आज जानते हैं उनका केस कोई ना लड़े इसलिए चिन्मय दास के वकील पर जानलेवा हमला किया गया है। अब इस हमले को लेकर भारत में बांग्लादेश के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। एक एक तस्वीर दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कहां सड़क पर उतरे हैं लोग। दूसरी खबर में ताजमहल की बात करेंगे। बहुत लोग ताजमहल घूमने जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे या जाने का प्लान होगा। जानते हैं आज ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कौन धमकी दिया है, कितनी बार धमकी मिल चुकी है, सब कुछ बताएंगे। और अगर आप जाना चाहते हैं तो अपना प्लान रोक कर रखिएगा, जब सब कुछ साफ हो जाए तब जाइएगा। तीसरी खबर में बात करेंगे भोपाल की। आज भोपाल में एक पुलिस वाला हत्यारा बन गया, अपनी ही पत्नी और साली की हत्या कर दिया। इस डबल मर्डर से पूरे भोपाल में सनसनी मची हुई है। विस्तार से खबर दिखाएंगे। पूरा मध्य प्रदेश दहला हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश में इसकी चर्चा हो रही है। चौथी खबर में बात करेंगे इंदौर की। इंदौर के 2 करोड़पति धरने पर बैठे हुए, बहुत हाई प्रोफाइल धरना है भाई, बस इसीलिए आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। पांचवी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर के अभनपुर में एक शिक्षक ने शिक्षा अधिकारी का गला दबाया है। जानते हैं क्यों? प्रिंसिपल बनना था, इसलिए अधिकारी का गला दबाने पहुंच गए। प्रिंसिपल बनना था, ग्रेडिंग ज्यादा चाहिए। छठवीं खबर में बात करेंगे अंबिकापुर की। ठगी की खबर तो दिखाते ही रहे हैं, लेकिन आज आपको दिखाएंगे कैसे ठगी के लिए कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था आपको ठगने के लिए। सातवीं खबर में बात विश्व दिव्यांग दिवस की करूंगा। मध्य प्रदेश से आई एक खूबसूरत तस्वीर दिखाऊंगा। तो चलिए आप बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहली खबर क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। बहुत बड़े बड़े लोग आज से ही कहने लगे हैं कि कल हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर सड़कों पर उतरिए। मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब आह्वान कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कब अत्याचार हुआ, हिंदुओं की आबादी कितनी कम हो गई है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, भारत हो या म्यांमार, हर जगह हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। कल विस्तार से आपको दिखाया था, 8 बजे पहली स्टोरी थी, सब कुछ विस्तार से बता दिया था। आज दिन भर तस्वीरों का है और आज दिन भर जो तस्वीरें रही वही मैं आपको दिखाऊंगा। बांग्लादेश को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आज खूब हंगामा हुआ है, लेकिन शुरुआत देश विदेश की तस्वीरों से करेंगे। तो चलिए तस्वीर दिखाना शुरू करता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला जारी है। चिन्मय दास समेत 4 पुजारियों को गिरफ्तार किया गया है। आज एक और दुखद खबर आई। बांग्लादेश में गिरफ्तार हुए पुजारी चिन्मय दास के वकील पर जानलेवा हमला किया गया है। चिन्मय दास के वकील रमन रॉय पर क्रूर हमला हुआ है और अभी रमन रॉय आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उधर ब्रिटिश की संसद में भी आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाया गया है। इसीलिए आज इस खबर पर दोबारा बात कर रहा हूं, क्योंकि वकील से लेकर संसद तक आपको बात बताना जरूरी है। आज विरोध प्रदर्शन हुआ है, कल भारत बंद का कहा जा रहा है, इसलिए खबर आपको दिखाना जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर हो रहे हमले से भारत के हिंदू संगठन गुस्से में और अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। और सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं, व्यापारी भी बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतर आए। एक एक करके आपको हर तस्वीर की कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, तस्वीरें क्या आई है, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सोच सकते हैं कि आज चिन्मय प्रभु के जो वकील थे उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया, वो आईसीयू में एडमिटेड है। बांग्लादेश
बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया में जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है और वहां उस पर अत्याचार होता है। भारत माता की। बांग्लादेश में जो भी सरकार है वो सरकार समाज की अन्याय से रक्षा करने में फेल हुई है। शुरुआत चिन्मय दास के वकील पर हुए हमले से करेंगे। ये तस्वीर दुख देने वाली है। पहले तो इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय दास को राजद्रोह के आरोप में बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनकी पैरवी करने वाले वकील रमन रॉय पर जानलेवा हमला किया है कट्टरपंथियों ने। और ये क्यों किया है जानते हैं? ताकि चिन्मय दास जेल से बाहर ना आ सके। आज हुआ भी यही। चिन्मय दास की पैरवी के लिए कोई भी वकील कोर्ट नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई 2 जनवरी तक के लिए टाल दी गई। मतलब चिन्मय दास 2 जनवरी तक जेल में ही रहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। भारतीय मूल की सांसद प्रीति पटेल समेत 2 ब्रिटिश सांसदों ने सोमवार को ब्रिटेन की संसद में इस मुद्दे को उठाया और बांग्लादेश के हालात पर ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी से बयान की मांग की। सुनिए। The degree of escalation in the violence is deeply, deeply concerning. And what we are witnessing now is just uncontrolled violence in many quarters. Many governments are condemning the violence and calling for peace and law and order to be restored. So I welcome the comments from the Minister, but I must emphasise that all efforts must be taken now. हंगामा ब्रिटेन की संसद में हुआ और इधर भारत की संसद में भी बांग्लादेश का मुद्दा उठा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाते हुए भारत सरकार पर हमला बोला है। कहां से आते हैं? पश्चिम बंगाल से आते हैं। किसकी पार्टी से हैं? ममता बनर्जी के। और हमला किस पर बोल रहे हैं? भारत सरकार पर। किस मामले में? बांग्लादेश द्वारा हिंदुओं पर किए अत्याचार के मामले पर। समझ गए पूरी कहानी? सुनिए टीएमसी के सांसद क्या कह रहे हैं। Sir, our neighboring country Bangladesh, where the minorities and the Hindus are being tortured and being killed. The government of India appealed to United Nations for sending peacekeeping forces at Bangladesh immediately. Sir, government of India is totally silent now. ममता बनर्जी भी मांग कर रही हैं कि भारत सरकार यूनाइटेड नेशन से मदद की मांग करे। ये तो बात हुई देश विदेश और बांग्लादेश से आई तस्वीर की। अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रहे प्रदर्शन की तस्वीर दिखा देता हूं। शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी साधु संतों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ नारेबाजी की। इंदौर में दुकान पर पोस्टर लगाए गए, ना पोहा ना चाय, बांग्लादेश हाय हाय। इसके साथ ही विदिशा, झाबुआ, ग्वालियर, रायसेन, लाहौर, रतलाम में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चिन्मय दास की गिरफ्तारी से पूरा मध्य प्रदेश उबल रहा है। साधु संतों की सुरक्षा को लेकर हिंदू सड़क पर बैठे हुए। एमपी से आई तस्वीरों पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। पहले मध्य प्रदेश से तस्वीरें जो आई हैं उसका देख लीजिए। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार धर्म स्थान तोड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार माता और बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, सरकार के आश्रय में हो रहा है, बांग्लादेश की सरकार के आश्रय में हो रहा है। हम विश्व के हिंदू एकत्रित होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। चाहे वो चीख कर हिंदुओं के साथ बर्बरता देखकर गुस्से में है देश। मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखा दी, अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी आप विस्तार से देख लीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हिंदुवादी संगठनों ने, साधु संतों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। सिर्फ रायपुर में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन कर हिंदुओं की रक्षा के लिए हुंकार भरी। दुर्ग, बालोद, अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, सारंगढ़, गरियाबंद, कवर्धा, बार बार कह रहा हूं,
पुजारियों को गिरफ्तार करने से पूरा छत्तीसगढ़ उबल रहा है। तस्वीरें देख लीजिए, विंडो बहुत सारी बना दी है स्क्रीन में, इतनी सारी विंडो बना दी है कि पता नहीं आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, तस्वीर दिखाई दे रही है या नहीं, लेकिन आपको जगह जरूर दिखाई दे रहा होगा कि कहां कहां ये प्रदर्शन हुआ। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश के जो हिंदू भाई पे जो अत्याचार है उसके विरोध में आज हम लोग वोट पाए और लगातार हम लोग करेंगे जब तक ये रुकेगा नहीं। हमने सरकार से ये मांग की है कि वो एक त्वरित हस्तक्षेप करते हुए बांग्लादेश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालें। ये आक्रोश रैली आज हम लोग दिखाया है। ये आक्रोश बहुत पहले होना चाहिए था। भारत के पूरे 120 करोड़ जनता हम उन बांग्लादेशी हमारे हिंदू भाइयों के साथ है। चिन्मयानंद जी हैं, उनके सचिव हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई हो, तत्काल उनकी रिहाई की जाए। जिस देश की सीमा 94% हमारे भारत से लगती है, जिसे इंडिया लॉक्ड देश कहा जाता है, उस बांग्लादेश में हिंदुओं से इतनी नफरत। बांग्लादेश हमसे ही तो अलग हुआ है। हमारे ही तो परिवार के लोग हैं वो, जिन्हें बेरहमी से मारा जा रहा है, जिन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ दरिंदगी की जा रही है, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारे अखंड भारत से अलग हुआ बांग्लादेश आज किस हालत में, कितनी दरिंदगी पर उतर आया है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार को पूरी दुनिया को जवाब देना होगा। और फिर कह रहा हूं, ये भारत इस देश को इतना कमजोर मत आंकिएगा। पूरे देश में और पूरे विश्व में बांग्लादेश के इस कृत्य की चर्चा हो रही है और हर कोई इसके खिलाफ है। हर दिन बांग्लादेश से हमारे जो भाई बहन परेशान हैं, उनकी खबर इसी तरह से आपको दिखाता और बताता रहूंगा, क्योंकि भारत में भी प्रदर्शन हो रहा है, भारत के लोग भी चिंतित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये दिखा देता हूं। अगली खबर क्या है? ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। अब ये खबर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो विस्तार न्यूज अभी देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी टिकट होगी या जिनको जाना होगा या जो प्लान कर रहे होंगे कि ताजमहल जाना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो ताजमहल की प्लानिंग कर रहे होंगे कि चलिए परिवार के साथ घूम आया जाए। कुछ लोगों का परिवार दिल्ली के, आगरा के या तो फिर यूपी के मथुरा के आसपास रह रहा होगा, तो सोच रहे होंगे कि इधर से हम प्लानिंग कर लेते हैं, उधर से आप आ जाओ। ऐसी प्लानिंग होती रहती है। ताजमहल घूमने की जगह हर कोई जाता है, लेकिन इन दिनों धमकी की खबर बहुत आ रही है। कभी फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, कभी किसी सेलिब्रिटी को जान से मारने की धमकी। एक दिन आपको केवल धमकी से होने वाले नुकसान पर आपसे विस्तार से बात की थी, पूरी खबर आपको बताई थी। और आज धमकी का नया मामला सामने आया है। आज हमारी ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी आई है, इसलिए पूरी खबर विस्तार से दिखाऊंगा और इस खबर पर विस्तार से बात करूंगा। मंगलवार दोपहर को ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी टूरिज्म विभाग के पास मेल पर आई थी। मेल पर लिखा था कि ताजमहल में बम लगा हुआ जो सुबह 9 बजे फट जाएगा। समझ गया? बस इस धमकी के बाद पूरे ताजमहल की सुरक्षा तो बढ़ा ही दी गई और बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि वहां हर दिन हजारों लोग पहुंचते हैं ताजमहल को देखने, ताजमहल घूमने। जब धमकी आई उस समय ताजमहल परिसर में करीब 1000 टूरिस्ट थे। 1000। तुरंत ही सीआईएसएफ ने ताजमहल परिसर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मौके पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया कि भाई अगर धमकी आई है तो कम से कम तफ्तीश तो करें, कहीं बम सचमुच न छिपाओ। ताजमहल की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों का कहना था कि धमकी कहां से आई है, अभी तक इसका पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सीआईएसएफ ने पूरे ताजमहल की जांच के बाद बताया कि ताजमहल परिसर में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन धमकी किसने दी इस मामले की जांच की जा रही है। वैसे धमकी फर्जी हो या सच, नुकसान बहुत ही ज्यादा होता है और पिछले 1 साल में बम से उड़ाने की धमकी में मामले में बहुत तेजी से बढ़े। फिर चाहे वो फ्लाइट को बम से उड़ाने का मामला हो या किसी इमारत को। पिछले 1 साल में कितनी धमकी दी गई है देख लीजिए, देखिए और समझिए।
धमकी की संख्या देखिए। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2022 से इस साल नवंबर तक केवल बम से उड़ाने का 1143 मामला सामने आया है। 1143 धमकी, जिसमें केवल साल 2024 की बात की जाए तो इस साल करीब 1000 बम थ्रेट आए हैं। 1000 बम थ्रेट आए। ज्यादातर धमकी के मामले फर्जी ही थे, लेकिन एहतियात के तौर पर जांच की गई और कई मामलों में धमकी देने वाले को गिरफ्तार भी किया गया। साल 2024 में धमकी से सबसे ज्यादा मामले अक्टूबर के महीने में सामने आए। केवल अक्टूबर में बम से उड़ाने की धमकी के कुल 680 मामले सामने आए। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे फ्लाइट से लेकर सुपरस्टार से लेकर अब धरोहरों तक धमकी का सिलसिला शुरू हो गया, इसलिए आपको इतने विस्तार से आंकड़ा दिखा रहा हूं। मामला ताज महल से संबंधित था और बम से उड़ाने की धमकी का था, इसलिए आपसे पूरी खबर पर विस्तार से बात कर रहा था क्योंकि आप ताजमहल घूमने जाते हैं और जैसा कि आज भी मैंने बताया कि 1000 से ज्यादा टूरिस्ट कहां से ताजमहल थे। उसमें न जाने कितने लोग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भाई बहन होंगे, देश के भी कहीं के भी होंगे। उनको सावधान करना जरूरी था। जो जाने वाले हैं उनको भी सावधान करना जरूरी था और जो वहां पहुंचे हैं उनको भी सावधान करना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देता हूं आपको। अगली खबर है पुलिस वाला क्यों बना हत्यारा। देख लीजिए, ये पुलिस वाला पत्नी क्यों भोपाल दहल उठा है। आज भोपाल दहल उठा है। सीधे मुद्दे की बात में मैं घरेलू समस्याओं को लेकर भी समय समय पर बात करता रहता हूं क्योंकि पारिवारिक कलह की वजह से मर्डर की खबर अक्सर आती रहती है। इस तरह की खबर निराश भी करती है और आज भी ऐसी ही खबर आई है राजधानी भोपाल से और ये भोपाल से आई है। देख लीजिए, ये खूबसूरत परिवार उजड़ गया है और आज सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही कि आखिर क्या हो गया था और किस तरह से जान लिए, ये बताऊंगा। आपकी रूह कांप जाएगी। राजधानी भोपाल से ही पूरी खबर विस्तार से बता देता हूं, आप पूरी खबर जान लीजिए। राजधानी भोपाल में एमपी पुलिस के एएसआई ने अपनी पत्नी और साली का मर्डर कर दिया है। दिल दहला देने वाली यह घटना मंगलवार सुबह हुई। सुबह करीब 11 बजे पत्नी ने मेड के लिए दरवाजा खोला, तभी बाहर से एएसआई ने मेड को धक्का मारा और खुद घर में घुस गया। इसके बाद एएसआई योगेश मरावी ने पत्नी और साली पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किया। कुल 6 मिनट के अंदर योगेश अपनी पत्नी और साली की हत्या करके घर से फरार हो गया, भाग गया। इसके बाद मेड ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या कितने बर्बर तरीके से की गई थी कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस को पत्नी और साली के शरीर पर चाकू के करीब 15 घाव मिले। 15 घाव मिले। शरीर का निचले हिस्से पर सबसे ज्यादा वार किए गए थे। शवों की हालत को टीवी पर दिखा पाना भी मुश्किल है। जांच में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिसमें एएसआई योगेश मरावी घर के अंदर जाता हुआ और बाहर निकलता दिख रहा है। आरोपी योगेश के हाथ में एक थैला भी दिख रहा है। पुलिस को शक है कि योगेश इसी थैले में हथियार रखकर लाया था और हत्या के बाद अपने साथ लेकर फरार भी हो गया। सीसीटीवी के हिसाब से योगेश करीब 10:10 पर अंदर जा रहा है और 10:36 पर बाहर आ रहा है। फिलहाल पुलिस योगेश की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि योगेश का कई दिनों से पत्नी से झगड़ा चल रहा था। हर दिन घर में झगड़ा होता था और हाल ही में दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद योगेश और उसकी पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। योगेश की साली मध्य प्रदेश सरकार में लेखा अधिकारी थी। शाम होते होते खबर आई कि आरोपी योगेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी घटना पर पुलिस का क्या कहना है, पड़ोसियों ने क्या देखा और घटना कैसे हुई, ये सब जानने के लिए हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। योगेश मरावी एएसआई जो मंडला में पदस्थ थे और फिर उन्होंने आज यह वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। तमाम आला अधिकारी पहुंच गए हैं, एडिशनल सीपी पहुंचे हुए हैं, डीसीपी पहुंचे हैं, सीएसपी, एसीपी, जितने अधिकारी हैं सभी यहां मौके पर पहुंचे।
आप देख सकते हैं कि दोनों शवों को बाहर लाया जा रहा है और आप ये और इसके अब यहाँ पर जो स्ट्रेचर है उसके माध्यम से जो एम्बुलेंस आया शव वाहन है वहाँ से ऐसे अब हमीदिया के लिए पोस्टमार्टम के लिए इसे अब रवाना किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में वो आज लगभग 11 बजे आते हुए दिखा है यहाँ पर। जो मृतिका का पति है योगेश मरावी एएसआई जो पदस्थ है मंडला डिस्ट्रिक्ट में। ये काफ़ी दिनों से विवाद था, एग्जैक्ट कितना वर्ष हो गए हैं वो तो मुश्किल कहना, लेकिन काफ़ी समय से विवाद चल रहा था और ये पदस्थ मंडला जिले के किसी थाने में था और पत्नी उसकी और उसकी पत्नी की बहन यानी कि उसकी साली, वो दोनों यहाँ पर रहते थे। वैसे अपने देश में घरेलू हिंसा कोई नई बात नहीं है। घरेलू हिंसा और पारिवारिक कलह पर हमेशा ही आपको खबर दिखाता रहता हूं और सावधान करता हूं। इसके साथ ही निवेदन करता हूं कि इस तरह के मामले बातचीत से ही सुलझा लें। लेकिन अब इस तरह की खबर आई तो एक बार फिर से घरेलू हिंसा के आंकड़ों पर नजर डाल लेना चाहिए। देख लीजिए, देखिए इसका 2019 से 2021 के बीच की बात करें तो देश भर में घरेलू हिंसा के करीब 1,36,000 मामले सामने आए हैं। 2022 में घरेलू हिंसा के करीब 1,39,810 मामले सामने आए। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि पिछले कुछ सालों में घरेलू हिंसा के मामले तेजी से बढ़े। इस तरह के मामले मन को बहुत दुखी करते हैं, विचलित करते हैं, परेशान करते हैं। पारिवारिक कलह में लोग मर्डर कर दे रहे हैं। अरे भाई, हर घर में झगड़ा होता है, किस घर में नहीं होता है बताइए? एक सिंगल घर बता दीजिए, आस पड़ोस देख लीजिए, रिश्तेदार देख लीजिए, खुद का घर देख लीजिए, कहां नोकझोंक नहीं होती है, कहां नोकझोंक नहीं होती है। दिवाली में कपड़ा खरीदने जाना हो वहां लफड़ा हो जाता है, पति पत्नी लड़ पड़ते हैं। धनतेरस में कौन सा बर्तन लेना है वहां कलह हो जाती है। कहीं यात्रा करने गए उसमें पति पत्नी के बीच में नोकझोंक हो जाती है। और तो और छोड़िए, ये सब छोड़ दीजिए, आप बहुत अच्छे से कहीं घूमने गए हैं, पर्यटन स्थल में गए हैं और वीकेंड में छुट्टी मनाने गए हैं, लड़कों के साथ गए हैं, समर वेकेशन कहीं भी गए, और छोटी सी बात में पूरा ट्रिप कैंसिल हो जाता है। होता है, सब क्या होता है, छोटी छोटी बात। पति पत्नी के बीच में झगड़ा ना हो ये तो असंभव है, होना ही है। उसमें भी एसआई जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा एक व्यक्ति जिस पर खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सोचिए, वो मार और इतनी बेरहमी से मार। घरेलू कलह के बढ़ते मामलों पर हमने मनोविज्ञान एक्सपर्ट से भी बात की। क्या कहना है एक्सपर्ट का, सुन लीजिए, सुनिए जरा। परिवार में अंतर्द्वंद आना, एक दूसरे से असहमति आना बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन कई बार हम इसका जो निराकरण है वो स्वस्थ ढंग से नहीं कर पाते। आप देखिए कि जैसे आप जिस मामले की मुझसे बात कर रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति ने अपने ही परिजनों को मौत की घाट उतार दिया। सीधे मुद्दे की बात यह है कि मैं बार बार कहता हूं, आपको हर बार समझाता हूं और इस तरह की खबर में मैं सीधी बात आपसे करता हूं। जब आप इस खबर को सुन रहे हो तो आप इस बात को महसूस कर रहे हो जो इससे पहले मैंने आपसे बात कही ना कि किस घर में झगड़ा नहीं होता। फिर से कह रहा हूं, एक बार सोचिए, आत्ममंथन करिए, बड़ों से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, हल निकले। हर चीज का समाधान है और समाधान केवल बातचीत है। बातचीत से हर बात का समाधान निकल जाता है। इसलिए पहले बातचीत कीजिए, समाधान ढूंढने की कोशिश कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप आपा खो बैठते हैं, आपको लगता है कुछ नहीं बचा, या तो खत्म कर दो या तो खत्म हो जाओ, लेकिन नहीं, आप कोशिश करेंगे तो आपको समाधान मिलेगा। जिंदगी खत्म मत कीजिए, आपके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हो जाते हैं, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और इसीलिए कह रहा हूं कि इस तरह की खबर में मैं आपसे सीधी बातचीत करता हूं कि जब इस खबर को आप देख रहे हो तो कम से कम आप सोचिए। हमारा काम केवल खबर दिखाना नहीं है, हमारा काम आपको सावधान भी करना है, आपको जागरूक भी करना है। और मैं बार बार कहता हूं, अगर मेरी कोई बात आपको लग गई और आप उस पर अमल कर गए तो विस्तार न्यूज प्रबंधन की ये मुहिम रंग लाएगी, हम सफल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है देख लीजिए। इंदौर के 2 करोड़पति धरने पर क्यों बैठे हैं बताइए? जिसके पास पैसा नहीं है वो भी परेशान है, जिसके पास बहुत है वो भी परेशान है, जिसके पास थोड़ा कम है या मिडिल में है वो भी बीपी शुगर की टेबलेट खा रहा है, और जिनका ठिकाना नहीं है वो सड़क पर बैठे। सोचिए, इस खबर को भी देखकर सोचिए कि परेशान हर आदमी है, करोड़पति धरने पर बैठे।
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बहुत हाई प्रोफाइल धरना चल रहा है, बहुत हाई प्रोफाइल। अब सोचिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत दुखों का पहाड़ है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे पास बहुत तकलीफ है, बहुत समस्या है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, अमीर लोगों को देख लीजिए, बहुत हाई प्रोफाइल धरना चल रहा है। हालांकि इंदौर है भी हाई प्रोफाइल शहर तो हाई प्रोफाइल है, लेकिन ऐसा हाई प्रोफाइल धरना आप पहली बार देख रहे होंगे भाई साहब। बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला। पूरी खबर जानना चाहते हैं कि क्या है, क्यों करोड़पति धरने पर बैठे हैं, जानना चाहते हैं? खबर देखिए विस्तार से, सब कुछ बता दूंगा। इंदौर में दो बड़े उद्योगपति एक दूसरे के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए हैं, मतलब शांति से बैठे हैं, गांधी जी को साक्षी बनाया। दोनों ही बहुत पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, इसलिए धरना भी पूरे हाई प्रोफाइल तरीके से दिया जा रहा है। दोनों ने ही चौराहे पर रुकने के लिए अपना टेंट लगा रखा है। चौराहे पर BMW गाड़ी भी खड़ी है। अभी मैं बड़े वॉल पर भी डालूंगा ये वीडियो जो है डालूंगा, एक बार मैं भी तो इत्मीनान से देखूं। बताया जा रहा है कि पहले दोनों ही व्यापारियों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन समय के साथ संबंध खराब हुए और इतने खराब हुए कि अब दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर धरने पर बैठे हुए। पूरा मामला बताऊंगा, लेकिन पहले वीडियो डालिए, जरा डालिए, देखिए वीडियो देखिए। अब ये देखिए, गाड़ी BMW है, ये देखिए, घटना स्थल पर लग्जरी कार है और धरना चल रहा है, देख रहे हैं आप? ये देखिए, और ये देखिए टेंट वेंट सब लगा है, पूरी व्यवस्था है, पानी वानी बिस्लेरी का बोतल चल रहा है। देखिए, आप देखते जाइए बस, और बढ़िया शूटिंग भी ठीक से करवा रहे हैं। ये देखिए, दूसरे हैं, ये देख लीजिए आप। ये धरना देखने का मन नहीं कर रहा है आपका? देखिए, अभी लोग खांस वांस रहे हैं, ठंडी लग जाएगी भाई, पैसा वाले लोग हैं। देख लीजिए आप। मोबाइल कौन सा चल रहा है? एप्पल। बताइए, हाई प्रोफाइल धरना है, रुकना चाहिए कि नहीं इस खबर पर? इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। घर वाले सोच रहे होंगे कि क्यों धरना दे रहे हैं। मत परेशान होइए भाई, घर जाइए। गांधी जी भी सोच रहे होंगे कहाँ आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, खांस रहे हैं, ठंड लग रही है। ठीक, चलाइए फोन, एक से एक गेम है। सबसे पहले एक पक्ष की बात करते हैं। मामले का एक पक्ष गौरव अहलावत है। वैसे तो गौरव भारतीय मूल के हैं, लेकिन अभी रूस के नागरिक हैं। गौरव अहलावत ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2016 के जरिए इंदौर में GRV फूड्स नामक फैक्ट्री शुरू की। यह फैक्ट्री केम्को च्यू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए काम करती है। अब गौरव का आरोप है कि केम्को कंपनी के डायरेक्टर्स ने फर्जीवाड़ा कर उनकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया, जिसके लिए गौरव FIR दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। समझ गया? जिसकी वजह से गौरव पिछले 7 दिनों से रीगल चौराहे पर धरने पर बैठे। रीगल चौराहे पर ही गौरव का कैंपिंग टेंट लगा हुआ है। कैंपिंग टेंट लगा हुआ है और BMW गाड़ी भी खड़ी है। हमने गौरव अहलावत से बात भी की। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं धरना देने वाले रईस धरना प्रदर्शनकारी। सुनिए। मैंने जो लसूड़िया पुलिस स्टेशन में आवेदन दिया था उस पर अभी तक FIR नहीं हुई है, जबकि हमने ठोस सबूत समय प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कि CCTV फुटेज है और जो स्टैम्प पेपर्स में बैकडेटेड डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं उनकी कॉपीज़ दी हैं RTI के साथ में। मैं रशिया का नागरिक हूँ, हाँ, और उससे पहले 91 से मेरा NRI स्टेटस रहा है। ये तो बात थी एक पक्ष की। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की, जो खांस रहे थे ठंड में। अब गौरव अहलावत के FIR कराने को लेकर और धरने पर बैठने के खिलाफ केम्को कंपनी के मालिक संजय जायसवानी का बेटा तरुण जायसवानी भी रीगल चौराहे पर धरने पर बैठे। तरुण जायसवानी भी चौराहे पर ही अपना टेंट लगा लिया। तरुण का आरोप है कि गौरव अहलावत ने उनकी कंपनी के बैंक अकाउंट से 2 करोड़ रुपए अपनी मां के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए, जिसकी FIR पुलिस नहीं दर्ज कर रही है, इसलिए धरने पर बैठे। धन्य है। बहुत ही बड़ा विचित्र मामला है भाई। 2 अरबपति एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस मामला नहीं दर्ज कर रही। दूसरे पैसे वाले तरुण जायसवानी का क्या कहना? एक को तो आपने सुन लिया।
आपके मन में ये भी है कि दूसरे व्यक्ति क्या कह रहे हैं? सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। सर, कोई भी अगर हमारे पापा के अगेंस्ट में कुछ भी गलत झूठे एलिगेशन लगाएगा तो साबित सी की बात है कि उनका बेटा ही या कोई ना कोई उनके सदस्य आके उनके अगेंस्ट में तो बैठेगा ही। सर, हमारी भी डिमांड यही है कि हमारी भी FIR हो। हम लोगों ने भी सब चीज़ें दी हुई है, पुलिस ने जितनी चीज़ें मांगी हम लोगों ने उनको प्रोवाइड करवा दी है। हम भी उनका वेट ही कर रहे हैं जैसा पुलिस वाले कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई दबाव नहीं डालना, ना कुछ करना है। मैं इधर से मेरे पापा के सपोर्ट में बैठा हूँ। अब दोनों पक्षों का विवाद आप समझ गए होंगे, लेकिन मामला है तो बहुत ही ज्यादा रोचक। लेकिन दोनों ही पैसे वालों के आरोप में एक बात कॉमन है, वो ये है कि पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही। बस इसीलिए विस्तार ने उस पुलिस के पास भी पहुंचे ये जानने की आखिर पूरा माजरा क्या है, पुलिस का क्या कहना था, वो भी सुन लीजिए। सुनिए। लसूड़िया थाने में करतार सिंह नामक एक फरियादी के द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत करी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी कंपनी से कुछ लोगों ने अवैध तरीके से धन लाभ अर्जित करके फ़ायदा कमाया है। एक शिकायत फरियादी गौरव अलावा की तरफ से जांच में लंबित है, उसमें भी जांच के अनुसार जो तथ्य आएंगे उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीधे मुद्दे की बात यह है कि मामला पैसे वालों का या गरीब का, हम सब दिखाएंगे और चाहेंगे जल्द ही इस तरह के मामले सुलझ जाएं। और व्यापार जब भी करिए तो पारिवारिक संबंध खराब न हो, इसका विशेष ध्यान रखिए। और मेरा तो एक फॉर्मूला है, हालांकि मैं पैसा वाला नहीं हूं, गरीब आदमी हूं, लेकिन मेरा एक फॉर्मूला है, किसी के साथ काम करो उसके मुताबिक, वो खुश रहेगा, आप खुश रहेंगे। सामने वाले को खुश करने की सोचिए ना, आप कभी संकट में आ ही नहीं सकते। आप अपनी खुशी के चक्कर में गड़बड़ सामने वाले के लिए काम कीजिए, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। आगे बढ़ना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है भाई साहब? सड़क बनवा दो सांसद जी, बताइए। रील चल रहा है, इनकी वापसी हुई है। सांसद जी अब तो सड़क बनवा दीजिए, बरसात बीत गया है, नवंबर भी बीत गया है, अब तो दिसंबर आ गया है, सड़क बनवा ही दीजिए सांसद। सीधी की रहने वाली लीला साहू का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप सबसे पहले देख लीजिए, फिर आपको पूरा मामला बताएंगे। पहले वीडियो देखिए। गई नवंबर गई बरसात, नेता के वादा बहिगा साथ। हम अपने बच्चे के बतावे चाहते कि हमरे सीधी जिला के जो नेताजी आई माननीय सांसद जी डॉक्टर राजेश मिश्रा जी कह रहे हैं कि नवंबर में काम स्टार्ट हो जाए, लेकिन हम अपने बच्चे को बता दे चाहते कि आज तक एमा काम स्टार्ट नहीं भा। सांसद जी कह रहे हैं कि हम वर्किंग मीडिया वाले हन, सोशल मीडिया वाले ना हन, तो अपना के वर्किंग मीडिया कहाँ गा सांसद जी? नहीं दिखाता कौनो वर्किंग मीडिया। काय में बदलाव भा है, बरसात तो बीत गया, नवंबर बीत गया, अब का चाहिए अपना। जौने मेर के खबर हम पढ़िला है, ऐसे ज्यादा असर ऐसन रील के होती। ऐसे सांसद जी अपना जौन वीडियो बना है कर संज्ञान ले नहीं, 4 वीडियो और बने पाई तो सलगे संसदीय क्षेत्र में वायरल हो जाए, यहाँ तक पहुंच गया। यहीं से कही लाए कि यह खबर से ज्यादा ऐसन खबर के असर होती। अब ये तो बात हुई दिसंबर के वीडियो की, अब आपको लीला साहू का बरसात के पहले वाला भी वीडियो दिखा देते हैं। ये वीडियो लीला साहू 1 जुलाई को बनाई थी। सीधी की लीला साहू ने 1 जुलाई को खस्ता हाल सड़क को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसमें लीला साहू ने सीधे प्रधानमंत्री से सड़क बनवाने की अपील की थी। वो भी देख लीजिए, सुन लीजिए। मोदी जी हमारे यहाँ के रोड बनवा दे। हम बताए थे अपना कहीं सांसद यहाँ से 29 के 29 सीट में जीते हैं, अपना कहीं जिताए नहीं हमारे मध्य प्रदेश के लोग, तो अपना हमारे यहाँ के रोड तो बनवा दी। मध्य प्रदेश के रोड यहाँ में है, कबाड़ है। हमारे यहाँ के लोग ना सांसद विधायक कलेक्टर तक से मिल आए हैं, लेकिन केव नहीं सुनाता है, केव अर्जी नहीं सुनाता है। सीधी जिले के खड्डी खुर्द गांव की रहने वाली लीला इस वीडियो के बाद बहुत फेमस हो गई। 2022 में लीला की शादी हुई थी, लेकिन ससुराल की सड़क ठीक नहीं थी, तो लीला साहू ने वीडियो बना दिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, खूब चर्चा हुई, लेकिन सीधे मुद्दे की बात यही है कि लीला साहू के गाँव की सड़क अब तक नहीं बनी है। बना दीजिए सांसद जी, बना दीजिए। अभी 4-5 वीडियो आएगा तो पता चले केंद्रीय मंत्रालय से,
नितिन गडकरी न संज्ञान न लेने का। समझ गए? सांसद जी अगर अपना सुनील लाहे तो सड़क बनवाए देई, और अगर न बनवाओ यकीन मानब जौने मेर के साहू जी बिगड़ी हैं सीधे नितिन गडकरी तक पहुंच जाई। कहीं पंचायत की सड़क न चाहिए, अब पंचायत सड़क नहीं चाहिए। साहू जी के इस प्रयास पर एक वादा मैं तो कर देता हूं। यह विस्तार न्यूज है, आपका अपना चैनल है। कल विस्तार न्यूज का रिपोर्टर इस सड़क पर जाएगा। कल विस्तार न्यूज का रिपोर्टर इस सड़क की ग्राउंड रिपोर्ट बनाकर भेजेगा, और हां, सांसद जी से भी पूछेगा कि सांसद जी क्यों नहीं बनवा देते हैं सड़क। एक महिला इतनी परेशान है, सड़क क्यों नहीं बनवा देते। कल विस्तार न्यूज का रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट करने जाएगा, साहू जी से बात करेगा, सांसद जी से बात करेगा, कलेक्टर से बात करेगा। उसके बाद हम आपको खबर फिर दिखाएंगे। अब ये सड़क बन जाए, इसकी मुहिम विस्तार न्यूज चलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात कर लेते हैं। आगे कौन सी खबर है भाई? प्रिंसिपल बनना था इसलिए अधिकारी का गला दबाने पहुंच गए। अच्छा, ये बताइए, ये वीडियो देखिए, बताइए महिला से मारपीट, क्या हो गया इस समाज को भाई? मन मुताबिक ग्रेडिंग नहीं मिला तो अपने सीनियर अधिकारी पर ही हमला कर देंगे, उसका गला दबा देंगे आप। एक प्रधान पाठक ने शिक्षक की गरिमा को धूमिल किया है। मामला बहुत हैरान करने वाला है, सुनेंगे तो विश्वास नहीं होंगे। चलिए पूरी खबर बता देता हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक वीडियो आया। यह वीडियो अभनपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी के दफ्तर का है, जिसमें एक प्रधान पाठक महिला बीयू से मारपीट कर रहा है, उससे दुर्व्यवहार कर रहा है। अगर आसपास में मौजूद लोग बीच बचाव के लिए ना आए होते तो इस प्रधान पाठक ने गुस्से में न जाने क्या कर दिया होता। इस आरोपी प्रधान पाठक का नाम राजन कुमार बघेल है, जो परसदा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ है। एक शिक्षक होते हुए भी इस आरोपी ने ऐसी हरकत की है, सीनियर महिला अधिकारी के साथ हाथापाई की है। क्यों किए? आप विस्तार से जानना चाहते हैं? चलिए बता दें। दरअसल प्रधान पाठक को अपना पुराना सीआर फॉरवर्ड कराना था, जिसके लिए वो महिला बीओ के पास आए थे। महिला बीओ ने दस्तावेजों पर साइन करके उनके साल भर के काम की समीक्षा की और फिर इस आधार पर प्रधान पाठक को खा ग्रेड दी। बस इसी को लेकर प्रधान पाठक भड़क गए और तेईस में आकर उन्होंने ये बवाल किया। प्रधान पाठक महिला बीईओ के पास जाकर बहस करने लगे और फिर महिला बीईओ से तुरंत ग्रेड बढ़ाकर का करने की मांग करने लगे कि ना भाई साहब, खा नहीं चाहिए, का करिए। अरे जो आपका काम होगा, जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा, वैसे ही तो ग्रेड मिलेगा। अब का को लेकर क्या किए? का को लेकर का किए ये? जब बीईओ नहीं मानी तो प्रधान पाठक राजन बघेल ने महिला का गला दबा दिया। अब समझ गए आप का किए? गला दबा दिया भाई, और फिर गाली गलौज करते हुए महिला बीईओ के साथ मारपीट करने लगे। इस घटना में महिला बीईओ धनेश्वरी साहू को चोट भी आई है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए और सुन लीजिए वहां मौजूद लोग कह क्या रहे हैं। सुनिए। अभनपुर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी से दिन दहाड़े मारपीट की जाती है। ये देखिए वही कार्यालय है जहां पर मारपीट की घटना हुई, जहां पर बदसलूकी किया गया एक महिला अधिकारी के साथ। तो वही बातचीत चल रहा था, उसी बीच में सर मतलब उनके परिवार की उपस्थित हुए और मैडम से वो बहस करने लगे। बहसबाजी हो रही थी और मैडम को एकदम से वो धक्का देके टेबल, यहाँ केबिल है, उसमें गिरा दिए थे। हम लोग कोई नहीं होते तो मैडम को कुछ ज़्यादा ही लग जाती, मार देते हुए। शिक्षा के क्षेत्र में है, इस टाइप का मतलब घटना अगर होती है तो हम दूसरे को क्या शिक्षा देंगे? एक अधिकारी को ऐसे कर सकते तो हम तो छोटे कर्मचारी हैं। मारपीट के बाद प्रधान पाठक पर महिला बीईओ ने धमकी देने का आरोप भी लगाया है। बीईओ ने कहा है कि प्रधान पाठक ने पुलिस में कंप्लेन ना करने के लिए फोन के जरिए धमकी दिलवाई। बताइए, पहले तो आप महिला गला दबाने पहुंच जाते हैं, आपके अधिकारी सीनियर, आप उसको मारने पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो पुलिस में शिकायत न करे इसके लिए धमकी देते हैं।
उनके पिता को भी फोन कर धमकी दी गई और दबाव बनाने की कोशिश की गई। फिर भी बीईओ धनेश्वरी साहू ने प्रधान पाठक राजन बघेल पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। मामले को लेकर क्या कह रही हैं बीईओ धनेश्वर साहू और पुलिस के अधिकारी, सुनिए जरा, सुनिए। अपनी समीक्षा जैसे उनको किया है उस अनुसार उनको श्रेणी दिया, तो मैंने उनको क की जगह ख दिया। तो इसी से वो मतलब मेरे को मुझे डिमांड कर रहे थे कि आप क की जगह ख क्यों दिए, मुझे क ही चाहिए और क ही दीजिए, इस टाइप का। जब एफआईआर करवाने के लिए गए थे तो वो अपने संघ के माध्यम से हमको बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज और धमकी भरे मैसेज भिजवा रहे थे कि आप लोग एफआईआर करके दिखाइए, कार्यालय का क्या कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे पिताजी को भी फ़ोन कॉल करके धमकाया गया। कल बीओ मैडम श्रीमती धनेश्वरी साहू के द्वारा थाने में आकर एफआईआर दर्ज कराई गई कि प्रधान पाठक जो प्रथम पदस्थ है राजन बघेल के द्वारा इनके ऑफिस में कुछ ऑफिशियल काम लेकर आया हुआ था करके, और उसी संबंध में बातचीत बढ़ते बढ़ते हैं उन्होंने मैडम के साथ हाथापाई की, जान से मारने की धमकी दी और गाली गलौज की करके। तो मामले को संज्ञान में लेते तत्काल एफआईआर किया गया इसमें और विवेचना जारी। प्रधान पाठक राजन कुमार बघेल दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं, मगर अच्छे ग्रेड मिलते तो हो सकता था कि रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले प्रधान पाठक की पदोन्नति हो जाए, और अगर ऐसा होता तो प्रधान पाठक को प्रिंसिपल का पद मिलता। लेकिन का ग्रेड न मिलने पर प्रधान पाठक का प्रिंसिपल बनना संभव नहीं था। इस मामले में विभागीय जांच भी बैठ गई है। पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम आज विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय भी पहुंची थी। पूरे मामले में आरोपी प्रधान पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साहब, सुन लीजिए। जो ऐसी घटनाएं हट रही है उस पर हमारी सरकार सजग है और कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसी घटनाओं पर होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में जिले के एसएसपी संतोष सिंह का कहना है कि गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन प्रधान पाठक को कोर्ट से जमानत मिल गई। इस मामले की वजह क्या थी, क्या क्या कार्रवाई हुई, सब कुछ आपको विस्तार से बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे। और हाँ, अगर समाज में इस तरह से लोग हरकत करने लगेंगे तो फिर महिला अधिकारी कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसलिए इस खबर पर इतनी विस्तार से बातचीत कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है वो बता देते हैं। अगली खबर क्या है, कोचिंग सेंटर खोलकर ठगी कर रहे थे। बताइए, आजकल एक चीज तो है, जब मैं खबर पढ़ता हूं और जनहित के मुद्दे उठाता हूं, हमेशा विस्तार न्यूज में आपकी खबर होती है, आप सावधान रहें ऐसी खबर होती है, आपको सजग कर सकूं ऐसी खबर होती है, आप ना ठगे जाएं इसकी दिखाता हूं खबर। आप लगातार ठगे जा रहे थे तो खबर दिखाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि आप साइबर ठगी का शिकार मत होइए, कैसे आप बचेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बोला। अब देखिए, लगातार फिर आपको सावधान कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ में तो लगातार ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत ठगी हो रही है। जाल बिछाकर ठग करोड़ों रुपए उड़ा ले जा रहे हैं और ज्यादा पैसे कमाने के लालच में लोग ठगा जा रहे हैं। अंबिकापुर का मामला क्या है जान लीजिए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से 3 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां कई लोगों को ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर ठगी की गई। ठगे गए इन्हीं लोगों में से एक हैं भोला प्रसाद कुर्रे। इन्होंने भी झांसे में आकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और साथ ही अपने परिचित लोगों का पैसा भी इन्वेस्ट कराया, और अब ठगी होने के बाद परेशान है क्योंकि लोग अपना पैसा मांग रहे हैं। करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी का नाम संजीत अग्रवाल है, जो ठगी के बाद से फरार चल रहा है। और जानते हैं, इस ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए अंबिकापुर के एमजी रोड में बाकायदा एक सेंटर खोला गया था, जिसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने को लेकर क्लास भी चलती थी। इस कोचिंग का नाम स्टॉक सॉल्यूशन था। आरोपियों ने लोगों को झांसा दिया था कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से उनके पैसे कुछ ही महीनों में दोगुने हो जाएंगे, जिसके बाद इसी ठगी के दुकान पर लोगों ने अपनी कमाई इन्वेस्ट की थी। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे सहयोगी दिलीप जायसवाल की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए उसी कोचिंग सेंटर। देखिए रिपोर्ट। सारे लोगों से लगभग 3 करोड़ से ऊपर में पैसा जमा करवा दिया। तो जून के माह में वो शटर गिरा के अपना आप ही बंद करके भाग गया।
अंबिकापुर में शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर बड़ी ठगी हुई है। 3 करोड़ की ठगी हुई है, लेकिन ये 3 करोड़ का जो आंकड़ा है 30 करोड़ तक जा सकता है। ये ठगी का दुकान है, इसको ठगी का दुकान कह सकते हैं। कहा जाता था कि आप यहाँ पर आइए, निवेश कीजिए और आपका जो पैसा है वो सीधे कुछ ही महीनों में 2 गुना हो जाएगा। पिछले 3 महीने से दुकान बंद है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे ताला लग चुका है। मेरे ऊपर लोगों का बहुत भारी दबाव है। लोगों का कहना है कि अगर मैं अपने समय पर पैसा नहीं फटा तो आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। बताइए, जिस कोचिंग में शिक्षा दी जाती है, बच्चों का भविष्य बनाया जाता है, उस कोचिंग को ही ठगी का जरिया बना दिया गया। कोचिंग देने के बहाने आरोपी संजीत अग्रवाल लोगों को झांसा देकर पैसे इन्वेस्ट कराता था। 5 महीने बाद जब पैसों का अमाउंट बड़ा हो गया तो आरोपी कोचिंग बंद करके कहां गया? कहां जाएगा? फरार हो गया। जब लोगों ने कोचिंग में ताला लटका देखा तो ठगी का पता चला। बाद में लोगों ने इसकी शिकायत थाने में की। अच्छा, लोग भी गजब होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, एक कांच की दुकान खोल ली, दुकान लगा लिया, फोन लगा लिया, एक रिसेप्शनिस्ट बैठा दिया और थोड़ा सा भौकाल दे दिया तो क्या होता है? ऐसे लूट जाते हैं। 3 करोड़ रुपए दे दिए। इसकी शिकायत जब पता चला कि ठग लिए गए हैं तो थाने में हुई, जिसके बाद पुलिस इस ठगी की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मामले को लेकर क्या कह रहे हैं अंबिकापुर एसपी अमोलक सिंह, सुन लीजिए। कुछ दिवस पूर्व थाना गांधीनगर में एक आवेदन दिया है जिसमें कि 2 जो व्यक्ति हैं, एक संजीत अग्रवाल और एक देव सिंह कुर्रे, उसके नाम से उनके द्वारा जो है शेयर मार्केट में पैसे लगाने का झांसा देते हुए जो है ठगी करने का एक शिकायत आवेदन मिला है। जो शिकायत आवेदन है उसकी जो है जांच की जा रही है और उस जांच में आए जो तथ्य होंगे उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से हो रही लगातार ठगी का मामला, इस तरह से जो ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत चिंतित करने वाले हैं। इसीलिए लगातार ठगी की खबरें आपको सीधे मुद्दे की बात में दिखा रहा हूं, ताकि आप भी सावधान हो सकें और किसी ठग के झांसे में ना पड़ें। क्योंकि पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, उनका कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब शिकार मत होइएगा। मैं तो अपना काम करता रहूंगा, बीच बीच में आपको सावधान करता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर है, कलेक्टर साहब नहीं सुन रहे थे, मुख्यमंत्री ने निलंबित कर दिया। कलेक्टर साहब को कल मैंने कहा था, नारायणपुर के कलेक्टर साहब को कहा था कि हॉस्टल बनवा दीजिए। कल यानी कि 2 दिसंबर को आपको एक खबर दिखाई थी। यह खबर आवासीय विद्यालय के दावों की पोल खोलने वाली थी, जिसमें विद्यालय के प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। बाथरूम में बच्चे सो रहे हैं, टॉयलेट सीट के बगल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के क्लब आवासीय आश्रम का ये मामला कल से ही सुर्खियों में है। आपको कल मैंने विस्तार से इस पर एक पूरी रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें नारायणपुर के आदिवासी बच्चे कैसे परेशान हो रहे हैं। और हाँ, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था अभी कुछ देर पहले हमारे सवाल पर, वो बयान भी आपको सुनाऊंगा। मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था वो बयान आपको सुनाऊंगा। संवेदनशील मुख्यमंत्री ने परिचय दिया है कि इस तरह से बच्चों के साथ अगर हो रहा है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिवासी बच्चे कैसे परेशान हो रहे हैं, ये सब कुछ विस्तार से बताया था। इस पूरे मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये जानने विस्तार न्यूज का रिपोर्टर आज दिन भर नारायणपुर कलेक्टर कार्यालय में डटा रहा। देख लीजिए। इसके बाद विस्तार न्यूज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास पहुंचा और तब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, और फिर इस मामले में कार्रवाई हो गई। और यह बड़ी खबर है, देख लीजिए। बिग ब्रेकिंग ये है कि नारायणपुर मामले में विस्तार न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। एकलव्य आदर्श स्कूल का प्रधान पाठक सस्पेंड हो गया है। कलेक्टर ने राम कीर्तन मरकाम को सस्पेंड कर दिया है। आप समझ गए। कल मैंने खबर दिखाई थी कि बाथरूम में छात्रों के रहने के मामले में किस तरह से लापरवाही बरती गई है, और आज बड़ा एक्शन हो गया है। विस्तार न्यूज ने कल खबर दिखाई थी कि अव्यवस्था की खबर स्कूल के बाथरूम में, अव्यवस्था की खबर कल दिखाई थी कि स्कूल के बाथरूम में बच्चों के रहने की तस्वीरें आई हैं। देखा था आपने कि नहीं देखा था? इस मामले को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास हम गए और आज दिन भर कलेक्टर कार्यालय में मेरा रिपोर्टर रहा, और संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा नहीं, ये नहीं होगा। आज जब मेरे सहयोगी ने मुख्यमंत्री
विष्णुदेव साय तक ये खबर पहुंचाई। जब खबर पहुंचाई तो क्या कहा मुख्यमंत्री ने पता है आपको? सुनिए जरा क्या कहा, सुनिए। अब देखिए सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा और 1 साल में सब अच्छा ही हो रहा है। मुख्यमंत्री का एक छोटा सा जवाब सुनना चाहते हैं? फिर से क्या कहा मुख्यमंत्री ने? एक छोटा सा जवाब सुनिए, 2 शब्द में कितना बड़ा असर हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं संवेदनशील मुख्यमंत्री। सुनिए, सुनिए जरा। अब देखिए सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा और 1 साल में सब अच्छा ही हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, रिपोर्टर ने पूछा कि देखिए वहां गड़बड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। और क्या हुआ आपको पता है? सस्पेंड कर दिया गया है संजय ठाकुर, सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक संवेदनशील मुख्यमंत्री। जब कल और हम और आप बात कर रहे थे इस खबर को चलाने से पहले, तो हम आप यही कह रहे थे कि बस्तर का आदिवासी छात्र, आदिवासी छात्राएं अगर सब तकलीफ को झेल कर बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी ड्यूटी नहीं भूल सकते। और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक, आदिवासी मुख्यमंत्री, प्रदेश के आदिवासी बच्चों के साथ इस तरह से गलत नहीं होने देंगे, उसका असर हुआ है। कल कलेक्टर साहब को हमने कहा था बनवा दीजिए, नहीं सुने कलेक्टर ने नहीं सुना। आज हमने मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री ने बहुत छोटा सा जवाब दिया और आखिरकार किसका परिचय दिया? संवेदनशीलता का परिचय दिया और निलंबित कर दिया। सबक सिखाया कि नहीं, बस्तर के आदिवासी बच्चे इस तरह से टॉयलेट में नहीं सोएंगे। संजय, इस तरह से टॉयलेट में नहीं सोएंगे। संजय ठाकुर। बिल्कुल, देखिए दुर्भाग्य है, विडंबना है कि आदिवासी इलाके में बच्चे जो है वो बाथरूम के अंदर रहकर पढ़ाई करते हैं, बाथरूम के बगल में सोते हैं, उनके बिस्तर के बगल में टॉयलेट सीट लगी हुई है। ये बस्तर का दुर्भाग्य ही हो सकता है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज दिन भर इस पूरे मामले को लेकर एक अजीब सा सन्नाटा था। दिन भर मेरा रिपोर्टर नावेद जो है वो कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटते रहा। आज टाइमलाइन की बैठक थी, इसके बावजूद किसी अधिकारी ने इस मामले में कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। जब इस मामले को हमने मुख्यमंत्री के सामने रखा और जब मुख्यमंत्री कार्यालय से दबाव आया, इसके बाद जो है एक आनन फानन में कार्रवाई की गई है। बहुत ही छोटी कार्रवाई है, कार्रवाई नहीं चाहिए। बच्चों के लिए अच्छे कमरे चाहिए, बच्चों के लिए सुविधाएं चाहिए, लेकिन एक अभी कार्रवाई शुरू तो हुई है। ये पूर्व अधीक्षक हैं जो अभी प्रधान पाठक के तौर पे इस विद्यालय में पोस्टेड थे। ठीक है संजय, ये कार्रवाई हुई है, हमको बताना पड़ रहा था क्योंकि कल खबर हमने दिखाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे खबर क्या है? अगली खबर क्या है देख लीजिए। पीएम, सीएम और अमिताभ बच्चन सभी को पसंद है इनकी पेंटिंग। कौन है? आज विश्व दिव्यांग दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर हर साल 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। बस इसीलिए आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आपके भी दिल में बस जाएगी। देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वा के रहने वाले आयुष कुंडल की तस्वीर है। आयुष बचपन से ही दिव्यांग है। वो ना तो चल पाते हैं और ना ही कुछ बोल पाते हैं, लेकिन आयुष के पैरों में अद्भुत कला की ताकत है, जिस ताकत से आयुष को पूरे देश में पहचान मिली। आयुष अपने पैरों से बेहद शानदार पेंटिंग बनाते हैं। यही वजह है कि आयुष की पेंटिंग की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पेंटिंग बनाकर आयुष तोहफे में दे चुके हैं मुख्यमंत्री को भी। और आयुष के मुरीद सिर्फ नेता ही नहीं, अभिनेता भी हैं। महानायक अमिताभ बच्चन ने भी आयुष की पेंटिंग की तारीफ की। ये रिपोर्ट देखिए फिर आपको समझ में आए। देखिए। अच्छी तस्वीर है। आयुष, आपको खूब शुभकामनाएं। आपके इस हौसले को विस्तार न्यूज सलाम करता है। आज बस इतना ही, कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ नमस्कार बोलूंगा।